हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। दिस इज योर मेजर राजेश नागदिवे और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? पहले डिटर्मिनेंट को देखिए। ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का साइन है। दिस इज 1 2 3 एंड 4। अगर आप इसको इवेल्युएट करते हैं तो 4 - 6 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -2। और अब दूसरा डिटरमिनेंट कैसे बना रहा हूँ मैं, देखिए क्या कर रहा हूँ, इसके रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो ये फर्स्ट रो 1 2 इधर आ गया और ये 3 4 इधर ऐसा हो गया। अब इसको इवेल्युएट करते हैं तो भी इतना ही आता है, दैट इज -2। ठीक है, तो यहाँ से एक पता चला कि डेल्टा और डेल्टा वन दोनों सेम है। और ये डेल्टा वन जो ऑब्टेन हुआ है वो कैसे ऑब्टेन हुआ है? वी हैव ऑब्टेन द डेल्टा वन बाय इंटरचेंजिंग द रोज टू कॉलम ऑफ द फर्स्ट डिटर्मिनेंट। तो पहले डिटर्मिनेंट में जब इंटरचेंज किए, देखो रोज को कॉलम बना दिया, ऑटोमेटिकली कॉलम रोज बन गए। सो व्हेन वी हैव इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स, we will get the new determinant and the value of both the determinant is same. ठीक है, so this becomes our first property। पहली प्रॉपर्टी बन गई that the determinant value is unaffected, is remain same by interchanging रोज एंड कॉलम। अगर हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई अफेक्ट नहीं होता। ये बन गया हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो जैसे ये 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट में हुआ है, वैसे ही आप 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट में लेते हैं। तो 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट जैसे मैंने ले लिया, A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33। अब नया डिटरमिनेंट जो बनेगा, तो मैं क्या करता हूँ, सारे रोज को, मतलब जितने भी रोज है उनको कॉलम बना देता हूँ। तो A11 A12 और A13 ये हो जाएगा A21 A22 A23 और ये हो गया 31 32 और 33। तो अब ये दोनों डिटरमिनेंट क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब कि जब मैंने डिटरमिनेंट के रोज को कॉलम बना दिया, ऑटोमेटिकली कॉलम रोज बन गए, तो डिटरमिनेंट की वैल्यूज सेम रहेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी को भी चेकआउट करिए स्टूडेंट्स। देखिए एक डिटरमिनेंट फिर से मैंने लेना है, अभी जैसे 1 2 और 3 4। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया -2। और अब दूसरा डिटरमिनेंट देखना कि मैंने क्या करना है, इंटर अपना ये दो रोज को इंटरचेंज करना है। दो रोज को इंटरचेंज किया मैंने, मतलब R1 को मैंने R2 बना दिया और R2 को मैंने R1 बना दिया। कैसे लिखा मैं समझ में आया? ऐसे गए तो R1 R2 हो गया और ऐसे आए तो R2 R1 हो गया। तो देखो ये 3 4 यहाँ आ गया, 1 2। तो इसको हम बोलेंगे इंटरचेंज ऑफ टू रोज। ठीक है, दो ही रोज है इसमें हालांकि, पर 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट में भी बात करेंगे या 4 क्रॉस 4 डिटरमिनेंट में भी बात करेंगे। हम उस प्रॉपर्टी की बात कर रही है जिसमें कोई दो रोज या कोई दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हैं। करेक्ट है, ऑल द रोज और ऑल द कॉलम्स की बात नहीं हो रही, सिंपली दो। तो यहाँ देखिए अभी इंटरचेंज हुआ है तो ये हो जाएगा 6 - 4 दैट इज इक्वल टू 2। अब ये 2 है और ये -2 है। इसका मतलब जब मैंने रोज को इंटरचेंज किया है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू ने साइन चेंज कर दिया है। करेक्ट है, तो ये यहाँ से प्रॉपर्टी बन गई स्टूडेंट। इफ वी इंटरचेंज any two rows or column, then the determinant value then the determinant value changes its sign, but numerical value remains same. numerical value remain same न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगा, ये बात को ध्यान रखना। तो देखो ये +2 है तो ये -2 बन गया, ये -2 है तो ये +2। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, दो रोज को इंटरचेंज किया। आप दो रोज को इंटरचेंज करिए, चाहे दो कॉलम्स को इंटरचेंज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉलम वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 और 4, डेफिनेटली 4 - 6 ये आ गया -2। क्लियर है? अब मैं कॉलम को चेंज करता हूँ, डेल्टा वन बनाता हूँ। तो कॉलम क्या है, ये 2 4 सेकेंड है, 1 3 फर्स्ट है। 2 4 को पहले ला दिया, 1 3 को बाद में कर दिया। और अब आप देखेंगे 6 - 4 तो वापस से 2 आ गया, ये -2 था और ये +2 आ गया। मतलब इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज, ये 2 को इंपॉर्टेंस देना।
any two rows or column, then the determinant value changes its sign but numerical value remains same. तो अब क्या हो गया कि जैसे मैं 3x3 डिटरमिनेंट की बात करूंगा, उसमें आपके पास में ये डिटरमिनेंट इस प्रकार का है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो इसके सामने भी मैं माइनस लिखूंगा क्योंकि मैं अब क्या कर रहा हूँ, कोई दो रोज को इंटरचेंज कर रहा हूँ। सपोज करो मैंने इसको और इसको इंटरचेंज किया, तो इस ऑपरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि R1 को मैंने R2 में चेंज किया और R2 को मैंने R1 में चेंज किया, तो ये ऑपरेशन इस प्रकार का लिखा जाएगा। करेक्ट है क्या? तो इससे ये पता चल गया कि A21 A22 A23 और यहाँ पे आ गया A11 A12 A13 और फिर यहाँ A31 A32 और A33, ये माइनस। अब फिर से अगर मैं यहाँ पे कोई दो रोज को इंटरचेंज करता हूँ या फिर किसी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करता हूँ, तो वापस से एक और माइनस आएगा और वो माइनस सामने वाले माइनस को प्लस बना देगा। तो जैसे मैंने एक और बार इंटरचेंज किया, इस बार मैं ये इंटरचेंज करता हूँ, इस बार ये क्या बन गया है, ये इस डिटरमिनेंट के लिए, इस डिटरमिनेंट के लिए R2 और इस डिटरमिनेंट के लिए R3। तो मैंने क्या किया, R2 को R3 बना दिया और R3 को क्या बना दिया, R2। तो अब ये डिटरमिनेंट जो हो जाएगा वो पॉजिटिव में आ जाएगा क्योंकि ये माइनस अब प्लस बन जाएगा। तो यहाँ बचा A21 A22 A23 और ये बना A31 A32 A33 और ये बनेगा A11 A12 और A13। ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स की, इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स अपन डिटरमिन द डिटरमिनेंट वैल्यू चेंजेस इट्स साइन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे प्रॉब्लम्स में काम आएगी। और इसके बाद मैं डिस्कस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर, जो कि प्रॉपर्टी नंबर 3 है, और इसका इंपॉर्टेंस कैसे थर्ड प्रॉपर्टी का उसको चेकआउट करते हैं। चलिए, जैसा मैंने बोला था कि थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार यूज होती है। और इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखिए एक डिटरमिनेंट मैंने ले लिया 1 2 और 1 2। अब आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि रो 1 और रो 2 दोनों आइडेंटिकल है, रो 1 और रो 2 आइडेंटिकल है। अब इसका वैल्यू देखो तो 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। करेक्ट है? तो अभी मान लीजिए मैंने कोई कॉलम को आइडेंटिकल करना है 1 2 और 1 2। अब आप देखेंगे कि ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2 दोनों आइडेंटिकल है, तो वापस से 2 - 2 0 आ गया। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने एक प्रॉपर्टी निकाली कि इफ एनी टू रोज और कॉलम आर proportional then डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आइडेंटिकल का अभी मैंने एग्जांपल दे दिया, प्रोपोर्शनलिटी की भी बात करता हूँ। देखिए ये डेल्टा मैंने बात किया 1 2 और ये 1 2 के मल्टीपल्स में कई, जैसे मैंने 4 और यहाँ ले लिया 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 हो गया। करेक्ट है, 1 और 2। अब आप देखिए 4 और 8 है, तो अब डिटरमाइंट को इवेलुएट करेंगे तो 8 - 8 आएगा दैट इज इक्वल टू 0। तो मतलब कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल है या फिर प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो फिर डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। ये प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो आप सेकंडों में सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, डिटरमिनेंट को पहले ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे मैंने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के ऊपर आपको क्वेश्चन दिया था कि ये एक मैट्रिक्स है जिसमें ये 1 2 और 3 है, 4 5 और 4 है, और यहाँ मैंने लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया लैम्बडा और यहाँ लिख दिया सी। बी non-singular for lambda should not be equal to तो देखिए ये क्वेश्चन जो होता है, क्योंकि नॉन सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। करेक्ट है कि नहीं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की यही कंडीशन है। और अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होता है तो ये हो जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए और सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए इसका डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के इनवर्स पॉसिबल है। अगर ये बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स तभी पॉसिबल होता है जब उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। अगर डिटरमिनेंट 0 हो जाता है तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ये मैं आपके लिए रिपीट कर दे रहा हूँ। ओके फाइन। तो अब यहाँ पे मुझे लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है, तो अब क्या आप डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करते बैठेंगे? आपने ऐसे करना
ये गलती है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस 1 2 3 4 5 4 2 लैम्बडा 6 इज नॉट इक्वल टू 0। और ऐसे सॉल्व करते गए, डिटर्मिनेंट को इवेलुएट कर दिए आपने, टाइम वेस्ट किया स्टूडेंट, और आप फंस भी सकते हैं, सही सॉल्यूशन में नहीं पहुंच सकते। अगर आप प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है कि कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल है या प्रोपोर्शनल है तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट को जीरो होने के लिए आप सिंपली लैम्बडा को देखने से आंसर निकाल सकते हैं कि लैम्बडा को देख लीजिए, इस डिटर्मिनेंट को देख लीजिए, और आपको पता चल जाएगा कि दिस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 इफ लैम्बडा इक्वल टू, हाँ देखो, अब फिर फर्स्ट रो को देखो 1 2 3, और ये थर्ड रो को देखो 2 लैम्बडा 6, इस 1 को किससे मल्टीप्लाइड किया है 2 से, इस 3 को किससे मल्टीप्लाइड किया है 2 से, तब जाके 6 आया, तो इस 2 को किससे मल्टीप्लाइड करेंगे 2 से, तो लैम्बडा कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 इफ लैम्बडा इक्वल टू 4, दैट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 इफ लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 4। अगर लैम्बडा 4 नहीं होगा तो फिर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा और मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। तो मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर होने के लिए लैम्बडा को 4 नहीं होना चाहिए, और मैट्रिक्स को सिंगुलर होने के लिए लैम्बडा को 4 होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट नहीं करना है, सिंपली प्रॉपर्टीज लगा दिया आपने, ये प्रॉपर्टीज को लगाया, देखा, तो ये काम बहुत आएगा स्टूडेंट, इसको बहुत वेटेज दीजिए, बहुत ज्यादा वेटेज दीजिए इस प्रॉपर्टीज में। आपको क्या करना है, किसी अननोन लेटर की अगर वैल्यू निकालनी है और डिटर्मिनेंट को जीरो दिखाना है, तो सिंपली आप वहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट या आइडेंटिकल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, वो आसानी से, मतलब टाइम सेव करेगा आपको, आपको इवेल्युएट करके डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी आप लोग जानते हैं क्योंकि ये बहुत स्टार्टिंग से ही आपको बताते आया हूँ, हालांकि मैंने बोला था ये प्रॉपर्टी है कि नहीं है आपको कंसीडर कर लेना, लेकिन ये आप जानते हैं कि डिटरमिनेंट जैसे 1 2 और 3 4 है, अगर मैं डिटरमिनेंट को कोई स्केलर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 का मल्टीप्लीकेशन या तो किसी रोज में होगा, तो आप क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करते सिर्फ रो में मल्टीप्लाई किए तो 2 4 ये हो जाता है, और 3 4, या फिर आप 2 डेल्टा को क्या सकते हैं सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करते, इस बार सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करते 1 2, और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। इस प्रकार से हम काम करते हैं स्टूडेंट्स। अब आप देखिए वैल्यू में ये 4, ये -6, तो ये -2, अब जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 आना चाहिए, तो 4 2 8, 8 -12, -4 भी आ रहा है, कोई इशू नहीं है, करेक्ट है, 8 -12, तो ये भी -4 आ रहा है। मतलब आप किसी रोज में उस स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी कॉलम में, किसी एक रोज में, है ना, उसके सारे एंट्रीज में। तो मैंने क्या किया, इस बार इस 2 को फर्स्ट रो के सारे एंट्रीज में मल्टीप्लाई कर दिया, इस बार क्या किया 2 को मैंने सेकेंड रोज के सारे एंट्रीज में मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर मैं कॉलम में भी वही मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, जैसे यहाँ अभी आपने लिखा 2 डेल्टा, कॉलम में मल्टीप्लाई करता हूँ 1 और 3, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, और ये बन गया 6, और ये रहेगा एज इट इज। तो अब आप देखेंगे 8 -12 फिर से आ गया -4, करेक्ट है। तो क्या करना है, डिटरमिनेंट में मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को बिगिनिंग से मैंने बता दिया, तो ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत आसानी से क्लियर हो गई है। तो इसी को आप सबसे दूसरे सेंस में कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने ये डिटरमिनेंट लिया 2 4 6 और 8, अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इवेल्युएट करने की जगह पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये छोटा डिटरमिनेंट है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब बड़ा डिटरमिनेंट होगा तो यही प्रॉपर्टीज आपको काम आएगी। तो आप क्या करो, फर्स्ट रो में से 2 कॉमन ले लो, फर्स्ट रो में से 2 कॉमन लिया तो ये 1 और ये 2, ये 6 और 8। अब यहाँ से क्या करो, सेकंड रो में से भी 2 कॉमन ले लो, तो सेकंड रो में से 2 कॉमन लिया तो 2 into 2 हो जाएगा 1 and 2, और ये बनेगा 3 और ये बनेगा 4, करेक्ट है। और फिर आप देखिए कि ये जो कॉलम है, ये कॉलम में भी 2 कॉमन है, तो यहाँ से भी फिर से 2 कॉमन ले लीजिए into 2, तो ये बन गया 1 3 और ये 1 और 2। इस प्रकार से आप देखेंगे तो देखो ये वैल्यूज कितनी हो गई, ये 8 हो गई और ये कितनी हो गई 2 -3, दैट इज इक्वल टू -8। आप डायरेक्टली भी करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 -24, तो कितना आया -8, दोनों वैल्यू सेम है। लेकिन ये जैसे कॉम्प्लिकेटेड डिटरमिनेंट हो गया तो ये प्रॉपर्टीज आपको हेल्प करेगी इवेल्युएट करने में, आई बात समझ में। तो इस प्रॉपर्टीज में क्या है कि किसी नंबर से अगर डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करना है
तो हम क्या करते हैं, किसी रोज में किसी एक रोज के सारे एंट्रीज में मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर किसी एक कॉलम के सारे एंट्रीज में मल्टीप्लाई करते हैं। उसको थोड़ा सा दूसरे सेंस में रिवर्स में सोचिए कि अगर मान लीजिए किसी एक रोज के सारे एंट्रीज में कोई एक कॉमन फैक्टर है, तो उस कॉमन फैक्टर को हम बाहर ले लेंगे। जैसे ये 2 मैंने फर्स्ट रो में से लिया, और फिर ये 2 रो मैंने सेकेंड रो में से बाहर लिया, और ये 2 मैंने सेकेंड कॉलम में से बाहर लिया। तो जितने ज़्यादा फैक्टर्स कितने भी रो से हम ले सकते हैं, कॉलम में से ले सकते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन हमारा डिटर्मिनेंट का आसान होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4। चलिए 5 पे आते हैं। और इस प्रॉपर्टी को देखना स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें कि आप इसको सारे जो बोर्ड्स के प्रॉब्लम्स है ना, स्पेशली जो सीबीएसई टेक्स्ट बुक्स में दिया है, उसको यहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। और वो प्रॉब्लम एज इट इज आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है कि a11 प्लस एक्स, a12 प्लस वाई, a13 प्लस जेड। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो फर्स्ट रो है ना, उसमें सारे एलिमेंट्स में ये सम ऑफ टू टर्म्स है, सम ऑफ टू टर्म्स है, तो ये डिटरमिनेंट दो डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, a11 a12 a13, और ये एज इट इज। और फिर इधर देखिए, यहाँ एक्स वाई और जेड है, तो ये एक्स वाई और जेड, और ये एज इट इज। इस प्रकार से ये दो डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो गया। तो किसी भी रोज या कॉलम में अगर सारे एंट्रीज सम ऑफ टू टर्म्स है, तो ये दो डिटरमिनेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर सम ऑफ थ्री टर्म्स है, तो थ्री डिटरमिनेंट्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब आप देखेंगे कि इस प्रॉपर्टीज के ऊपर एक सीबीएसई में बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को भी ट्विस्ट करके मेंस में भी पूछ लेता है। वो प्रॉब्लम हम देखेंगे स्टूडेंट्स। तो अच्छी प्रॉपर्टी है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे सिक्स प्रॉपर्टी की, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम टाइम पे आपको इसको यूज करना है। सिक्स वन इज एंड द इम्पोर्टेंट वन। क्या होता है ना कि मैं इस ऑपरेशन की बात कर रहा हूं, देखो आर आई प्लस, आर आई में चेंज हुआ, आर आई प्लस के आर जे, है ना। तो अब ये क्या हो गया, आपने आईएथ रो और जेथ रो की बात कर रहे हैं, मतलब ये कोई दो रोज है ना। जैसे मैंने आप अगर बोल दिया कि R1, और ये R1 कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ R2, तो K एक स्केलर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि R1 रो 1 में हम रो 2 के जितने भी एलिमेंट्स है उसको K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, तो डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। ये बात को ध्यान रखना। ये इसको समझने के लिए आप ऐसे देखिए, 1 2 3 4 5 6 टू डिटरमिनेंट से करते हैं, 2 क्रॉस 2 से, ठीक है। ये अब ये देखिए, ये वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ रो 1 में 1 एंड 2 है, और इसमें 4 एंड 5 है। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसमें अब मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि R1 में मैं चेंज किया, तो R1 में चेंज कैसे किया कि 2 से मल्टीप्लाई किया R2 में, और फिर वो जितने भी जो भी रिजल्ट आया उसको R1 में ऐड किया। तो R1 में ऐड कर देता हूँ, R1 में ऐड होगा, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 8 प्लस 1 मतलब 9, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10, 10 प्लस 2 मतलब कितना, 12, और ये रहेगा 4 एंड 5। इस प्रकार का ये नया डिटरमिनेंट मिला स्टूडेंट, ठीक है क्या। तो देखिए, 9 5 कितना 45, 12 कितना 48, -3 करेक्ट, ठीक नहीं, यहाँ पे भी वही चीज है। डिटरमिनेंट को अगर बात करेंगे तो -8, और ये हो गया -3, और ये हो गया 45 -48, दैट इज इक्वल टू -3। तो आपने देखा डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर आपने इस प्रकार का ऑपरेशन लगाया, इसको आपको अब इससे लिखने की जरूरत नहीं है कि ये क्या बोल रहा है। एक्चुअली में आप इस ऑपरेशन को इसके साइन से समझिए। इस ऑपरेशन को मैंने क्या बोला है कि R1 में चेंज हो रहा है, तो इस प्रकार से लिखते हैं। R1 में चेंज हो रहा है कैसे कि R1 में हम R2 में कोई एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए, प्लस करें या माइनस करें, R2 के सारे एलिमेंट्स को K से मल्टीप्लाई किया, और R1 में मैंने ऐड किया, तो एक नया R1 मिलेगा मुझे, ये एक नया R1 मिलेगा। इस प्रॉपर्टीज को हम कॉलम के हिसाब से भी समझने की कोशिश करते हैं। चलिए कॉलम के हिसाब से कैसे समझते हैं, जैसे एक डिटरमिनेंट मैंने 1 2 और 3 4 ले लिया, ठीक है। तो ये देखिए 4 - 6, ये तो -2 आएगा। अब दूसरा डिटरमिनेंट कैसे आ रहा हूँ,
कि मैंने कॉलम वन में चेंज करना है। कॉलम वन में कैसे चेंज करना है, -2 इंटू कॉलम 2 ऐसे करना है। कर दिया मैंने। ये ऑपरेशन को समझना है। ऑपरेशन कैसा है कि कॉलम 2 के जितने भी एंट्रीज है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और जो रिजल्ट आएगा उसके कॉलम 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है साहब, ऐसे कर लेते हैं। तो कॉलम 1 में हमको चेंज लाना है। ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। कॉलम 2 के जितने भी एंट्रीज है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 4। 4 को किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 से, कितना आएगा -3। फिर अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, कितना होगा -8। इस -8 मतलब 3 -8 करेंगे तो ये हो जाएगा -5 और ये एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं है 2,4 में। और अब आप इसको इवैल्यूएट करिए, -12 और फिर ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 10 और फिर से आ गया -2। तो आपने देखा कि ये ऑपरेशन से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ज्यादातर हम यही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, करेक्ट है कि नहीं। तो लेकिन लिखा कैसा है उसको देखिए, ये C1 के बाद ऐसा लिखा है, इसका मतलब हम चेंज काय में कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग द कॉलम C1। और वो चेंज कैसे आ रहा है, वो चेंज ऐसे आ रहा है कि कॉलम 2 के जितने भी एंट्रीज है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर सब्ट्रैक्ट किया किससे, जो कॉलम 1 है उससे। कॉलम 1 के जितने भी एंट्रीज है उससे सब्ट्रैक्ट किया, एक नया कॉलम मिल गया मुझे। ये स्टूडेंट्स जो -3 और -5 दिख रहा है, ये एक नया कॉलम है। ये तो कॉलम 2 एज इट इज था। तो इस प्रकार के ऑपरेशंस हमको डिटरमिनेंट में अप्लाई करना पड़ता है। आई होप दैट आप लोगों को समझ में आएगा। मैं कुछ और एग्जांपल इसमें देता हूँ सो दैट आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये ऑपरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिटरमिनेंट में। चलिए डिटरमिनेंट मैंने लिया 1 2 3 0 4 5 -1 2 -3 और अब मैं क्या कर रहा हूँ, R2 में चेंज कर रहा हूँ। जैसे R2 में चेंज कैसे करूंगा मैं कि नहीं, R2 में चेंज नहीं, जैसे मैंने इसको 0 बनाना है, सपोज करो इसको 0 बनाना है, मेरा टारगेट है इसको 0 बनाना है। इसको 0 कैसे बनाऊंगा, इस वाली एंट्री को 0 कैसे बनाऊंगा, तो देखो इसको अगर ऐड कर देता हूँ तो ये एंट्री 0 हो जाएगी। तो मैं चेंज कहीं में ला रहा हूँ, R3 में। R3 में चेंज कैसे आ रहा है कि R3 और R1 को ऐड कर दो। R1 में मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो R3 + R1, तो चेंज किसमें नहीं है, चेंज इसमें नहीं है। 1 2 और 3 एज इट इज है। चेंज किसमें नहीं है, 0 4 और 5 इसमें चेंज नहीं है। लेकिन ये R3 को मैं चेंज कर रहा हूँ इस एंट्री को देख के, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन से। तो ये कैसे आ रहा है, R3 + R1, ये पुराना R3 और R1 को ऐड कर दो, 1 - 1 0, 2 + 2 कितना हो गया 4 और 3 - 3 कितना हो गया 0। तो ये आ गया नया आपका डिटरमिनेंट। तो स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे कि ये ऑपरेशन कैसे अप्लाई किया। मेरा टारगेट था इसको 0 बनाना, ठीक है। इसको 0 बनाने के लिए मैंने इन दोनों रोज को ऐड कर दिया, R3 + R1, तो मुझे एक नया रो मिल गया, करेक्ट है कि नहीं। हालांकि ये दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आएगी, ये अभी मैंने इसके पहले एग्जांपल्स में बताया। तो ये प्रॉपर्टीज बहुत काम आने वाली है। जैसा ऑपरेशन मैंने रोज में लगाया वैसे ही सेम ऑपरेशन में काय में लगा सकता हूँ, कॉलम में लगा सकता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मैंने सारे प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।